वेलकम बैक भाइयों। पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया, इसलिए सारे पुराने एपिसोड टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे। अपनी पूरी गति के साथ अभिमन्यु सिंह तेजी से समुद्र तल से बाहर आया और सतह पर आ गया। फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर कदम रखते हुए वह प्रकाश की एक किरण बन गया और तेजी से एशिया के मुख्य भूमि चीन की ओर बढ़ चला। पागलपन ने जयपुर द्रोणा गुरुकुल के 8 बड़े जिलों में से एक को अपनी चपेट में ले लिया था। दर्दनाक और पीड़ा भरी चीखें आसमान में गूंज रही थीं। कई गगनचुंबी इमारतों को आधे में तोड़ दिया गया था। कुछ में से लपटें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर सर्वनाश का अनुभव कर रहा हो। चांदनी रात में एक छोटा सा जिला, एक तश्तरी के आकार का युद्धपोत घास के मैदान में उतरा। 3 विशेष बल के सैन्य कर्मी बाहर निकले। हवा के झोंके की तरह तेजी से अभिमन्यु सिंह के घर की ओर भागे। देंग देंग देंग। वे तीनों आदमी तेजी से अभिमन्यु सिंह की दूसरी मंजिल की ओर भागे। वहां ग्रेविटी रूम के अंदर बिस्तर, सोफे और कंप्यूटर रखे थे। अभिमन्यु सिंह के माता पिता रवि शर्मा, नंदिता, उसका छोटा भाई विश्वजीत और उसकी प्रेमिका गीत और उसके माता पिता और हेजल, वे सभी ग्रेविटी रूम के अंदर रह रहे थे। यह अच्छी बात थी कि कमरा 6 मीटर चौड़ा था, जो इतने सारे लोगों के रहने के लिए पर्याप्त था। गीत के माता पिता को विश्वजीत ने उसकी घबराहट के कारण बुलाया था, जिसे वह अपने होने वाले सास ससुर मानता था। श्रीमान रवि शर्मा, कृपया ग्रेविटी रूम से बाहर निकलें, जल्दी करें, यहां रहना आप सबके लिए सुरक्षित नहीं है। श्रीमान रवि शर्मा, कृपया ग्रेविटी रूम से बाहर निकलें, जल्दी करें, यहां रहना आप सबके लिए सुरक्षित नहीं है। ग्रेविटी रूम के बाहर खड़े 3 सैन्य कर्मियों में से एक ने बेचैनी से कहा। जमीन और इमारतों की नींव सब उस निगलने वाले दैत्य का निशाना बन सकती है। प्रमुख ने हमें आपको और आपके परिवार को ले जाने का आदेश दिया है। समय बहुत कम है, आपको जल्दी करनी चाहिए। मैं पहले ही आपको फोन पर बता चुका हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। हम नहीं जाएंगे, आप सब चले जाइए। हम अपने भाई के लौटने का इंतजार करेंगे, फिर जाएंगे, रवि शर्मा, नंदिता और विश्वजीत ने कहा। बाहर खड़े तीनों लोग असहाय थे। अचानक समूह के नेता की टैक्टिकल कम्युनिकेशन वॉच कंपी। उसने देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। प्रमुख के अधिकारी का नंबर। उसने तुरंत जवाब दिया। प्रमुख, प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह का परिवार जाने से इनकार कर रहा है, नेता ने रिपोर्ट किया। हाँ। कर्मी सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और तुरंत कॉल समाप्त कर दी। श्रीमान रवि शर्मा, हमने अभी अभी प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह से संपर्क किया है, वह जल्द ही यहां पहुंच रहे हैं, नेता ने ग्रेविटी रूम की ओर कहा। अंदर अभिमन्यु सिंह का परिवार बेहद उत्साहित था। क्या अभिमन्यु सिंह लौट रहा है? आज रात सचमुच एक बुरा सपना थी। वे ग्रेविटी रूम के अंदर लगातार अभिमन्यु सिंह की चिंता कर रहे थे। बिखर जाओ, नेता ने अपना हाथ हिलाया और वे तीनों तुरंत निकल गए। जयपुर के आसमान में अंधेरे के बीच प्रकाश की एक किरण तेजी से आसमान से गुजरी। अभिमन्यु सिंह ने क्लाउड कॉन्टैक्ट कवच पहना हुआ था, फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर खड़ा था, दाहिने हाथ में घुमावदार ढाल पकड़ी हुई थी। यह एक ऐसा हथियार था जो उसे आइस माउंटेन के मृत मास्टर से मिला था, जिसने इसे उसके लिए छोड़ दिया था। ब्लड रेड ब्लेड और फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड एक दूसरे के समान थे। एक भागने के लिए था, दूसरा हमला करने के लिए। आध्यात्मिक हथियारों और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में अभिमन्यु सिंह पहले से ही समझ गया था। उस समय जब वह केवल 18 धागे की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, उसने माउंटेन ड्रिल के दूसरे चरण को बनाने की कोशिश की। अनगिनत कोशिशों के बाद भी वह असफल रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का नियंत्रण बहुत कच्चा, बहुत कमजोर था। और नियंत्रण के 9 रहस्यों के बाद लगातार प्रगति के साथ अभिमन्यु सिंह की नींव अधिक से अधिक ठोस हो गई। इन दोनों हथियारों को 2 या 3 प्रयासों के बाद वह उनका उपयोग करने में कामयाब रहा। अभिमन्यु सिंह, हम पहले आपसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे थे? पहले मैं एक हिस्टोरिकल रूइन नंबर 9 में गया था, वहां शायद सिग्नल ब्लॉक हो गया था। उड़ते हुए अभिमन्यु सिंह संवाद कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वह निगलने वाला दैत्य घायल होने के बाद पागल होकर तबाही मचा रहा है। वह वर्तमान में HR अलायंस, भारत और कुछ अन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है।
वह मूल रूप से एशिया में अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है और बड़े शहरों और मानवता पर हमला करना शुरू कर रहा है। कियान ने बेचैनी से कहा, साथ ही जयपुर भी इसमें शामिल हो गया है। क्या? अभिमन्यु सिंह घबरा गया। मारवाड़ी हिल्स सेक्टर का छोटा जिला अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। पूरे जयपुर शहर में गोल्डन लाइट के लगभग 12 बीम हमलों का सामना करना पड़ा है। यह काफी गंभीर है, कियान ने कहा। अभिमन्यु सिंह और भी चिंतित हो गया। यह सौभाग्य था कि जयपुर पूर्वी तट से बहुत दूर नहीं था। अभिमन्यु सिंह जयपुर जल्दी पहुंच सकता था। हे भगवान! आसमान में ऊंचा उड़ते हुए अभिमन्यु सिंह ने गहरी सांस ली। पूरा जयपुर शहर दूर से भी दर्द और पीड़ा की चीखों से भरा हुआ था। शहर में लगभग 10 मिलियन लोग केंद्रित थे। उस समय लगभग 12 स्थानों पर गहरे गड्ढे थे और इन 12 स्थानों के आसपास गगनचुंबी इमारतों में आग लगी हुई थी। छोटे जिलों में आग जल रही थी। बड़ी इमारतें ढह गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर 1000 टन से अधिक विस्फोटक से बमबारी की गई हो। इन 12 स्थानों पर बड़ी संख्या में सैन्यकर्मी, पुलिसकर्मी जमा हो गए थे। वहां जीवित बचे लोग भी दर्द में रो रहे थे। हरामखोर! अभिमन्यु सिंह अंदर ही अंदर गुस्से से भड़क रहा था। भाग्यशाली है कि उसका गुस्सा इसी तरह का है। वह इसे विभिन्न शहरों में फैला रहा है। उसके मन में बबाता की आवाज गूंजी। अगर उसने अपना गुस्सा सिर्फ जयपुर पर केंद्रित किया होता तो वह आसानी से पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। अभिमन्यु सिंह यह समझ गया था। यादृच्छिक रूप से गोल्डन लाइट के 12 बीम दागना गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य के लिए एक बहुत ही सामान्य और आसान हमला माना जाता था। शायद उसके दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक छोटा शहर था, मुख्य जिला बड़ा शहर था। शायद उसे लगा कि उसे एक छोटे शहर पर बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अभिमन्यु सिंह तेजी से मारवाड़ी हिल्स सेक्टर की ओर उड़ा। दूसरी मंजिल की खिड़की से अपने घर में घुस गया। डी ग्रेविटी रूम का धातु का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कुल 7 लोग थे। भाई विश्वजीत कंप्यूटर के सामने अपनी कुर्सी से उठने वाला पहला था। रवि शर्मा, नंदिता ने ध्यान से अभिमन्यु सिंह की जांच की। ये देखकर कि उसे कोई बाहरी चोट नहीं है, वे तभी शांत हुए। बगल में गीत के माता पिता मुस्कुराए, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जब हम ग्रेविटी रूम में घुसे तो दरवाजा बंद हो गया और हम उसे किसी भी तरह से नहीं खोल पाए, विश्वजीत ने कहा। यह वही है जो मैंने प्रोग्राम किया था, अभिमन्यु सिंह ने कहा। सरकार के रक्षा आश्रय की तुलना में अभिमन्यु सिंह को ग्रेविटी रूम की मजबूती पर अधिक विश्वास था। ग्रेविटी रूम एक ऐसी चीज थी जिस पर राजवीर अपनी अधिकतम शक्ति के साथ भी केवल एक छोटा सा निशान ही छोड़ सकता था। वह गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य, अगर गोल्डन लाइट की एक किरण भी कमरे से टकराती तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। हेजल। अभिमन्यु सिंह ने स्वाभाविक रूप से हेजल के हाथ पकड़े। वे ठंडे थे और उसका चेहरा पीला था। अभिमन्यु सिंह, आओ और देखो। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन घुमाई और अभिमन्यु सिंह ने उसे देखा। स्क्रीन पर बड़ी मात्रा में फुटेज और तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। तस्वीरों में से एक एक गगनचुंबी इमारत के मलबे का दृश्य था। वह निगलने वाला दैत्य पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। वह पहले यहां एशिया में तबाही मचा रहा था, अब वह अफ्रीका चला गया है। उसकी गति को देखो, मुझे लगता है कि वह जल्द ही यूरोप की ओर जाएगा, हेजल ने कहा। HR अलायंस से कितने लोग मरे या घायल हुए हैं? अभिमन्यु सिंह ने पूछा। स्पष्ट नहीं है, हेजल ने सिर हिलाया। विश्वजीत ने बगल से कहा, भाई, कुछ उपग्रह छवियों और फुटेज के अनुसार HR अलायंस के 6 मुख्यालय शहरों से एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार हमने 5 मिलियन से अधिक लोगों को खो दिया। जैसे ही यह कहा गया, ग्रेविटी रूम में हर किसी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वे जाहिर तौर पर दर्द और पीड़ा में थे। एक रूढ़िवादी अनुमान और यह 5 मिलियन है। अभिमन्यु सिंह का दिल बैठ गया। उसके लाखों हमवतन। वह निगलने वाला दैत्य ज्यादातर मुख्य जिलों पर हमला कर रहा है क्योंकि वहां की आबादी और जनसंख्या घनत्व अधिक है। उसने पागलपन की तरह हमला किया। अगर वह सिर्फ गगनचुंबी इमारतों पर हमला करता तो भी ठीक होता, क्योंकि रात में उन इमारतों में कोई नहीं होता। हालांकि जब उसने आवासीय क्षेत्रों और समुदायों, छोटे जिलों पर हमला किया, विश्वजीत ने स्क्रीन पर धुंधले शवों को देखा और बात जारी नहीं रख सका। बगल में
मां नंदिता, हेजल और गीत खुद को रोने से नहीं रोक पाई। यह बहुत दुखद था। अभिमन्यु सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य, उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। हालांकि उस समय वह अभी भी शक्तिहीन था। ब्रह्मांड में प्रमुख रक्त रेखा, सबसे बर्बर अंतरिक्ष दैत्य, जिसे गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य नाम दिया गया था, भले ही वह केवल तारा स्तर तक पहुंचा था, मानवता के लिए यह अंत था। अपने जन्म से अब तक यह पहली बार था जब वह घायल हुआ था। वह बेहद गुस्से में था, इसलिए उसे गुस्सा निकालना और नष्ट करना था। इसलिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप और बाद में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, कुछ ठिकानों पर वह बस उड़ गया और लापरवाही से कुछ 10 बीम गोल्डन लाइट भेज दी। हालांकि कुछ बड़े शहरों के लिए वह पूरी ताकत लगा देता। इंसान कमजोर और छोटे थे, चींटियों की तरह। और अभी गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य एक विशाल काय की तरह था, जो एक चींटी के घोंसले से दूसरे चींटी के घोंसले तक दौड़ रहा था और चींटियों के समूहों पर कदम रख रहा था। मानवता गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य के क्रोध के तहत कांप रही थी। उसका बदला 4 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। दक्षिण अमेरिका में दर्द की एक चीख, विस्फोट की आवाजें हवा में सब मिल गईं। गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य ने अपने बड़े तराशे हुए पंख खोले। उसकी छाती के तराशे पूरी तरह से ठीक हो गए थे, बिना किसी निशान के। उसने नीचे देखा और नीचे के शहर का सर्वेक्षण किया। उसकी आंखें ठंडी थीं और पागलपन से भरी थीं, इससे पहले कि उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी भयावह दहाड़ चारों ओर गूंज गई। उसके चारों ओर की हवा भी ध्वनि से हिल रही थी। इसने एक हमलावर लहर बनाई जो नग्न आंखों को भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह घोषणा कर रहा हो कि उसकी गरिमा और स्थिति का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। शू! गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य तेजी से चला गया, समुद्र में उड़ गया, आराम करने के लिए समुद्र तल तक चला गया। उस एक रात उसने मानवता के सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, नुकसान उठाया था और बाद में पागलपन की तरह तबाही मचाई थी। उसने वास्तव में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया था। वह थक गया था और उसे आराम करने की आवश्यकता थी। जयपुर मारवाड़ी हिल्स सेक्टर, अभिमन्यु सिंह का घर। लिविंग रूम का टेलीविजन अभी भी प्रसारित हो रहा था। HR अलायंस के सभी नेता देश को संबोधित कर रहे थे। मेरे साथी देशवासियों, आज रात हम अतुलनीय दुख और दर्द महसूस करते हैं। यह पूरी मानवता के लिए एक तबाही है। हम अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। थोड़े समय के भीतर ऐसा लगा जैसे चीन के सभी नागरिक देख और सुन रहे थे। प्रसारण के उसी समय बड़ी संख्या में छोटी स्क्रीन और फुटेज दिखाए जा रहे थे। यह सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं था, पृथ्वी के अन्य सभी देश भी ऐसा कर रहे थे। पृथ्वी के नागरिक सभी जानते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। एक तबाही जो ग्रैंड निर्वाण से भी बहुत बड़ी थी, आ गई थी। उस समय जो नागरिक मूल रूप से सेना के साथ विवाद रखते थे, उन्होंने नागरिकों और सैनिकों दोनों की बड़ी संख्या में मौतों को देखने के बाद बदल गए। कई युवाओं ने एक के बाद एक सेना में शामिल होने के लिए कदम बढ़ाया। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और तैयार कर्मियों ने साइन अप किया। बड़ी संख्या में योद्धा और लड़ाके सेना में शामिल होने लगे। साथ ही टेलीविजन के प्रसारण के उसी समय मातृभूमि की अनगिनत नदियां, उनमें से अनगिनत समुद्री जीव हत्या करने के लिए अंदरूनी इलाकों में दौड़ रहे थे। जो कुछ भी देखा जा सकता था, वह सेना राक्षसों के साथ लड़ाई कर रही थी, अन्य देशों की स्थितियों के साथ। यह दुखद था। मानवता बनाम राक्षस, यह जातियों के बीच की लड़ाई थी, अस्तित्व के लिए। अभिमन्यु सिंह ने भारी मन से टेलीविजन देखा। अचानक अभिमन्यु सिंह की टैक्टिकल कम्युनिकेशन वॉच कंपी और उसने जवाब दिया। अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु सिंह, जयपुर शहर के पूर्वी क्षेत्र में समुद्र से 12 सम्राट स्तर के दैत्य अभी अभी बाहर निकले हैं। उनमें से 6 दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। कृपया तुरंत वहां जाकर सहायता दें। कृपया तुरंत वहां जाकर सहायता दें। कियान की आवाज बेहद घबराई हुई थी। प्राप्त हुआ, अभिमन्यु सिंह ने जवाब दिया। अभिमन्यु सिंह, ऐसे समय में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, कृपया, कियान ने विनती की। शक्ति के मामले में पृथ्वी पर केवल कुछ ही लड़ाके सम्राट वर्ग के राक्षसों के एक समूह को मारने में सक्षम थे। ये राजवीर, यश, अभिमन्यु सिंह, अल्लोर और कुछ अन्य थे। फोन काटने के बाद अभिमन्यु सिंह ने घर में बाकी सभी की ओर मुड़ा।
रवि शर्मा और बाकी सब उसे देख रहे थे। सावधान रहना। रवि शर्मा ने केवल वे 2 शब्द बोले। अभिमन्यु सिंह ने सिर हिलाया। एक विचार के साथ वो 3 शुद्ध ब्लैक गॉड आर्मर दिखाई दिए, जिसने घर में हर किसी को चौंका दिया। XXX6। अभिमन्यु सिंह ने ब्रह्मांड की सामान्य भाषा का उपयोग करके एक आदेश दिया। उसने उनमें से एक को अपने परिवार की रक्षा करने का आदेश दिया, अन्य 2 को तैयार रहने के लिए। जैसे ही जयपुर शहर पर हमला हुआ, उन्हें बाहर जाना था और बचाव में सहायता करनी थी। XX। 3 ब्लैक गॉड आर्मर ने अपने आदेश प्राप्त किए, जबकि उनकी AI प्रणाली की क्षमताएं कम थीं, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही सटीक आदेश दिए जाने की आवश्यकता थी। वे अभी भी पहले के युद्धपोत के AI से बहुत बेहतर थे। छोटे अभिमन्यु सिंह, बड़ा भाई। हॉल के अंदर हर कोई अभिमन्यु सिंह को देखकर हैरान था। 3 ब्लैक गॉड आर्मर। उस समय पृथ्वी पर रोबोट थे, लेकिन वे सभी अनाड़ी और मूर्ख थे। पिताजी, आप सभी को जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। जब यह खतरनाक हो जाए तो ग्रेविटी रूम में चले जाना, अभिमन्यु सिंह ने कहा। जब वह निर्देशों के साथ समाप्त हो गया तो उसने 1 मिनट भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह तुरंत मारवाड़ी हिल्स सेक्टर से बाहर उड़ गया। दिन में पहले से ही उजाला होने लगा था, हालांकि पूरे जयपुर शहर में बहुत पहले ही रोशनी हो गई थी। बड़ी संख्या में स्वैच्छिक युवा सड़कों पर भर गए थे और सेनाएं हर जगह थीं। आसमान में ऊपर अभिमन्यु सिंह फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर तेजी से पूरब की ओर उड़ रहा था। यह अफसोस की बात है कि वे 3 ब्लैक गॉड आर्मर केवल उस जहाज पर मरम्मत और रखरखाव रोबोट थे। उसके मन में बबाता ने बोला, हमला करने की क्षमता के मामले में वे तुम्हारे अभिमन्यु सिंह से तुलना नहीं कर सकते। क्या तुमने लिक्विड सिल्वर गार्ड्स को ठीक करना समाप्त कर दिया है? अभिमन्यु सिंह ने पूछा। हथियार का क्या? लिक्विड सिल्वर गार्ड्स एक C ग्रेड पावर स्रोत का उपयोग करते हैं, हालांकि यह लंबे समय से समाप्त हो गया है। कई 100 हजारों वर्षों तक इसका उपयोग करने के बाद उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि इसमें लगभग 3 दिन लगेंगे। जहां तक हथियार का सवाल है, मैंने पहले ही ब्लैक शैडो के सबसे शक्तिशाली हथियार को नीचे ले लिया है और इसकी मरम्मत शुरू कर दी है, बबाता ने कहा। जहां तक आवश्यक पावर स्रोत का सवाल है, मेरे पास कुछ भंडार हैं। अभिमन्यु सिंह ने राहत की सांस ली। लेजर तोप, बबाता के अनुसार, एक बहुत ही उन्नत हथियार था। सिद्धांत रूप में इसकी शक्ति असीमित होने के करीब जा सकती थी। किंवदंती के अनुसार अधिक उन्नत लेजर तोपें सेक्टर लॉर्ड्स के लिए भी खतरा पैदा कर सकती थीं। शक्ति कैसी है? अभिमन्यु सिंह ने पूछा। यह एक स्टार स्तर 6 मानव लड़ाके को मार सकता है, बबाता ने कहा। एक स्टार स्तर 6 एक स्टार स्तर 1 की तुलना में 10 गुना से अधिक मजबूत है। भले ही यह एक अंतरिक्ष दैत्य हो, यह निश्चित रूप से लेजर तोप के हमले को रोक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से रोक नहीं पाएगा। शब्दों को सुनकर अभिमन्यु सिंह को बड़ी राहत मिली। बबाता कभी कभी बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार कर सकता था, लेकिन वह कभी भी बकवास नहीं बोलता था। हालांकि मुझे समय चाहिए, बबाता ने कहा। जितनी जल्दी हो सके तरीकों के बारे में सोचो, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, अभिमन्यु सिंह ने कहा। अगर मैं अपनी अधिकतम क्षमता से इसे जल्दी करूं तो मुझे लगता है कि इसमें लगभग 28-30 घंटे लगेंगे, बबाता ने कहा। अभिमन्यु सिंह ने इसके बारे में सोचा। 28 से 30 घंटे? यह एक दिन से थोड़ा अधिक था। चीन को इतने लंबे समय में भारी नुकसान होगा, लेकिन इसके मुख्य शहर शायद अभी भी खड़े रहेंगे, जब तक कि वह निगलने वाला दैत्य फिर से दिखाई न दे। प्रार्थना। वह अपने दिल के अंदर केवल प्रार्थना ही कर सकता था। वूश! अभिमन्यु सिंह की उड़ान की गति बबाता के साथ उसकी मानसिक बातचीत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। वह दक्षिण पूर्व सैन्य जिले की ओर बढ़ रहा था। चीन का राजधानी बेस, सामान्य मुख्यालय। कई नेता यहां थे। सामान्य मुख्यालय की स्क्रीन 2 उपग्रहों से 2 दृश्य प्रदर्शित कर रही थी। एक में 6 विशाल सम्राट वर्ग के राक्षसों को दक्षिण पूर्वी बेस की ओर उड़ते हुए दिखाया गया था, जबकि दूसरे में एक युवा को खून के लाल युद्ध कवच में फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर खड़े उड़ते हुए दिखाया गया था। अभिमन्यु सिंह पहले से ही दक्षिण पूर्वी बेस की ओर उड़ रहा है, कियान ने कहा। इस लड़ाई को तुरंत पूरे देश में प्रसारित करो, HR अलायंस के नेताओं में से एक ने बोला। उसके बाल सफेद और उसका शरीर पतला और कमजोर था।
हूँ यानबो। कियान ने बूढ़े आदमी को देखकर चौंका। हू यानबो ने गंभीरता से कहा, कियान, आपने पहले कहा था सम्राट वर्ग के राक्षसों के भीतर भी मजबूत और कमजोर थे। यहां तक कि प्रतिनिधि योद्धा भी सम्राट वर्ग के राक्षसों से हार सकते हैं। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण समय में हमें अपने प्रतिनिधि लड़ाकों की आवश्यकता है कि वे सब कुछ जोखिम में डालें और हमारे लिए लड़ें। ऐसे समय में क्या आप उन्हें चुपके से कुछ भी नहीं के लिए बलिदान करने देंगे? मुख्यालय के भीतर के नेता सभी उच्च स्तर की बुद्धि और ज्ञान पर थे। वे मानव मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। वे सिर्फ एक संकेत से सब कुछ समझ जाते हैं। प्रतिनिधि केवल अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला खुद कर सकते हैं, देश उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। तभी जब वे तैयार हों, इसलिए हमें उन्हें तैयार करना होगा। हमें उनके खून और दृढ़ संकल्प को जगाना होगा। केवल उसी से हम जीत सकते हैं, केवल दृढ़ता के साथ। क्या वे सब कुछ जोखिम में डालेंगे? हू यानबो ने कहा। तुरंत चीन में हर टेलीविजन स्क्रीन स्विच होने लगी। दक्षिण पूर्वी सैन्य बेस खतरे में है, दक्षिण पूर्वी सैन्य बेस खतरे में है। वर्तमान में 6 सम्राट वर्ग के समुद्री राक्षस दक्षिण पूर्व बेस की ओर उड़ रहे हैं। रिपोर्टर की आवाज के तहत हर टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्य दिखाई दिया। चाहे वह घर हो, सड़कों पर स्क्रीन हो या भूमिगत ठिकानों में स्क्रीन हो, वे सभी एक ही दृश्य दिखा रहे थे। 6 सम्राट राक्षस बेहद दुर्भावनापूर्ण। एक पूरी तरह से हरा और काला था, उसका पेट बैंगनी और सांप की तरह लंबा था। उसकी कुल लंबाई 200 मीटर के करीब थी। इसका मतलब है जब वह सीधा खड़ा होता है तो वह एक 70 मंजिला इमारत के बराबर होता है। यह आसमान में एक विशाल पनडुब्बी की तरह था, पहाड़ हिलाने वाला व्हेल राजा। उसकी निगाह में एक रहस्यमय लाल चमक थी। यह तराशा हुआ लंबा ड्रैगन, प्रसिद्ध पूर्वी सागर का हरा ड्रैगन था। पास में एक विशाल पारदर्शी जेलीफिश थी। उसकी छाते जैसी त्वचा का फैलाव 30 मीटर से अधिक बड़ा था। उसके अनगिनत तंबू कम से कम कुछ 100 मीटर लंबे थे। 6 सम्राट वर्ग के राक्षस, उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से मजबूत था। खासकर पूर्वी सागर का हरा ड्रैगन और जहरीली जेलीफिश सम्राट, भले ही कियान आ जाए, उसे भी उनके बारे में बहुत सावधान रहना होगा। जब चीन के 1200 मिलियन नागरिकों ने स्क्रीन और दृश्य को देखा तो उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। उन्होंने कभी ऐसे भयानक जीव कब देखे थे? बगल में रिपोर्टर प्रत्येक सम्राट वर्ग के राक्षसों के विवरण को जल्दी से समझा रहा था, जिससे वे दक्षिण पूर्व बेस के लाखों सैन्य कर्मियों के लिए और भी अधिक चिंतित हो गए। नहीं, एक छोटी लड़की ने अपनी आंखें ढक लीं क्योंकि वह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह नहीं हो सकता। बुजुर्ग टेलीविजन के सामने थे, चुपचाप बुद्ध और दया की देवी से प्रार्थना कर रहे थे। सम्राट वर्ग के राक्षस, उनमें से 6 गर्म खून से भरे युवा सभी चौड़ी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी प्रशिक्षित किया था और राक्षसों का उनका ज्ञान, इन 6 सम्राट वर्ग के राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं था। पहले उस निगलने वाले दैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हमला किया। सैन्य जिलों और ठिकानों के सभी लेजर नष्ट हो गए थे। इन 6 सम्राट वर्ग के राक्षसों के खिलाफ दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र ने अपनी वापसी और निकासी शुरू कर दी है। हालांकि उनकी गति राक्षसों की उड़ने की गति से तुलना नहीं कर सकती है। उनकी गति 820 मीटर प्रति सेकंड तक जाती है। स्क्रीन देख रहे नागरिकों ने अपनी सांसें रोक लीं। अचानक स्क्रीन एक अलग दृश्य पर स्विच हो गई। खून के लाल कवच में एक युवा फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर खड़ा था, जो तेज गति से उड़ रहा था। तुरंत स्क्रीन के सामने अनगिनत नागरिक सभी उत्साहित हो गए। उड़ रहा है? यह मानवता का कुलीन योद्धा था, एक ऐसा प्राणी जो युद्ध देवों से भी अधिक था। यह प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह है। प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह वर्तमान में अपनी सबसे तेज गति से दक्षिण पूर्वी सैन्य जिले की ओर उड़ रहे हैं। गणना से पता चलता है कि प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह की उड़ने की गति वर्तमान में 2610 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच रही है। वाह, मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा है। हे भगवान, यह वास्तव में 2610 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की गति का 16.5 गुना। रिपोर्टर की आवाज सदमे से भरी हुई थी। यह सिर्फ वह नहीं था जो स्टार ट्रैवलर योद्धा देख रहे थे, वे भी सभी सदमे में थे। उड़ने की गति के मामले में यहां तक कि राजवीर और यश भी अभिमन्यु सिंह से तुलना नहीं कर सकते थे। वह पकड़ रहा है,
प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह पकड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आखिरकार अभिमन्यु सिंह और 6 सम्राट वर्ग के राक्षस एक ही स्क्रीन में दिखाए गए। जब वह पहली बार दिखाई दिया तो 6 हास्यास्पद रूप से विशाल सम्राट वर्ग के राक्षसों की तुलना में अभिमन्यु सिंह सिर्फ एक चींटी की तरह था। 6 दिग्गजों के खिलाफ एक चींटी। इस दृश्य ने देखने वाले हर किसी को घबराया हुआ और चिंतित कर दिया। अचानक विशाल जेलीफिश सम्राट ने अचानक एक हरे रंग की धुंध थूक दी जो कुछ 1000 मीटर तक फैल गई। यह एक जहरीली गैस थी। अचानक स्क्रीन पूरी तरह से हरी हो गई थी। बगल में रिपोर्टर ने समझाया, यह जेलीफिश सम्राट की जहरीली गैस थी। जेलीफिश सम्राट के बारे में कुछ विवरण जोड़ते हुए जिसने लोगों को और भी अधिक चौंका दिया। यह जेलीफिश सम्राट पृथ्वी पर सबसे जहरीले राक्षसों में से एक था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह गैस से कैसे निपट रहे हैं? हर किसी का दिल तना हुआ था। अभिमन्यु सिंह, हेजल का शरीर कांप रहा था। अभिमन्यु सिंह। वही वेन ने सड़क पर स्क्रीन देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह अतुलनीय रूप से घबरा गई थी। जहरीली गैस के भीतर अभिमन्यु सिंह फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की बाधा की मजबूती और घनत्व के साथ गैस के लिए भी रिसने का कोई मौका नहीं था। एक सम्राट वर्ग के दैत्य को मारना मेरे सैकड़ों, हजारों और लाखों हमवतन को बचाने के बराबर है। अभिमन्यु सिंह ने 6 सम्राट वर्ग के राक्षसों को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। उनकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। इसलिए मैं तुम सभी को मार डालूंगा। बूम! अभिमन्यु सिंह ने अपने दाहिने हाथ में ब्लड रेड ब्लेड को जोर से लहराया। फू! ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष खुद कट गया हो। आर्क चाकू वास्तव में एक विशाल सुनहरे रंग का आर्क ब्लेड बन गया जो पागलपन की तरह चारों ओर नाच रहा था। इस हमले का खामियाजा उठाने वाला पहला जेलीफिश सम्राट था। उसका लचीला लेकिन कठोर शरीर अभिमन्यु सिंह के नियंत्रित आर्क ब्लेड के तहत तुरंत आधे में कट गया। एक त्रिकोणीय मस्तिष्क वाला राक्षस अपनी पीठ पर एक विशाल खोल ले जा रहा था। उसे भी उसके खोल के साथ काट दिया गया। स्लाइस, स्लाइस, स्लाइस। ब्लड रेड ब्लेड फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड की तुलना में अपनी हमला करने की क्षमताओं में अधिक मजबूत था। 6 सम्राट वर्ग के राक्षस, जबकि एक पूर्वी सागर का हरा ड्रैगन थोड़ा कठिन था, आखिरकार वह भी सफल हुआ। 6 सम्राट वर्ग के राक्षस आर्क चाकू के उन्मादी नृत्य के तहत तुरंत 7 या 8 टुकड़ों में काट दिए गए। विभिन्न तीखी गंध, सुगंधित महक वाला खून उड़ गया। HR अलायंस, अनगिनत लोग स्क्रीन से चिपके हुए थे। उनके दिल सभी तने हुए थे। इससे पहले निगलने वाले दैत्य के बारे में फुटेज ने पूरी मानवता को निराश और निराश महसूस कराया था। अब HR अलायंस के सभी बेटों और बेटियों को सभी जीत की उम्मीद थी। कुछ ऐसा जो उन्हें आशा दे। अस्तित्व के लिए थोड़ी आशा थी। स्क्रीन पर जहर जल्दी से छितरा गया। फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर हवा के बीच में केवल अभिमन्यु सिंह अपने हाथ लहरा रहा था। सुनहरी ब्लेड जो कम से कम 10 मीटर लंबी थी उसके हाथ में लौट आई। आसपास के अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में शरीर के अंग गिर रहे थे, चाहे वह बड़े पंजे हों, एक तंबू या तराशे या कटा हुआ मांस। हम जीत गए, हम जीत गए। राक्षस सभी मारे गए हैं। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों को खुशी में फूटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार, आखिरकार कुछ अच्छी खबर थी। प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी उड़ने की गति ध्वनि की गति का 16.5 गुना है। प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह के साथ हम जीत सकते हैं। उस समय अनगिनत लोगों ने अभिमन्यु सिंह का नाम याद रखा। दक्षिणी केंद्रीय सैन्य क्षेत्र खतरे में है। प्रतिनिधि ल्यूहे सहायता के लिए दौड़ रहे हैं। स्क्रीन फिर से जल्दी बदल गई। अभिमन्यु सिंह बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन वह अभी भी एक आदमी था। वह एक ही समय में 2 लड़ाइयां नहीं लड़ सकता था। लड़ाइयां एक के बाद एक हर जगह हुई। मातृभूमि में रोशनी के बीकन हर जगह जलाए गए थे। मानवता के अस्तित्व के भयानक समय में प्रतिनिधि कदम उठा रहे थे और दिखाई दे रहे थे। एक के बाद एक रहस्यमय नाम जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था, अनगिनत लोगों द्वारा पहचाने जा रहे थे। अभिमन्यु सिंह, झूकसी, ल्यूहे। ऐसे समय में वे मानवता के सबसे मजबूत योद्धा थे और वे जरूरत के समय सबसे उज्जवल चमके।
इस समय वे मानवता के सबसे मजबूत योद्धा थे और जरूरत के समय सबसे उज्जवल चमके। 14 जनवरी एक पागलपन भरा दिन होना तय था। पृथ्वी पर रहने वाले 5 महाद्वीपों पर अनगिनत समुद्री दैत्य नदियों के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। दूरी के कारण उनमें से ज्यादातर मुख्यालय शहरों तक नहीं पहुंचे थे और सम्राट स्तर के दैत्य और मानव स्टार ट्रैवलर स्तर के लड़ाके पहले ही अपने चरम मुकाबले शुरू कर चुके थे और हर देश और हर मुख्यालय शहर ने उनकी लड़ाइयों का प्रसारण किया। हर लड़ाई में कई लोगों की उम्मीदें थीं और पृथ्वी पर हर किसी की सभी उम्मीदों ने एक निराकार आभा पैदा की। उस खून खौलने वाली आभा के कारण कुछ हिचकिचाने वाले प्रतिनिधि लड़ाके भावुक हो गए और लड़ने के लिए खड़े हो गए। लड़ाइयां हमेशा खूनी होती हैं। बेशक सम्राट स्तर की श्रेणी में मजबूत और कमजोर दैत्य होते हैं। कमजोर वाले स्टार ट्रैवलर स्तर एक चरण के बराबर होते हैं, जबकि मजबूत वाले स्टार ट्रैवलर स्तर 3 और 4 चरणों के बराबर होते हैं। मानव स्टार ट्रैवलर स्तर के लड़ाकों के पास एकमात्र फायदा उनके ब्लैक गॉड आर्मर है। इनके कारण मानव स्टार ट्रैवलर लड़ाकों की मौतें सम्राट स्तर के दैत्यों की तुलना में कम थीं। हालांकि चाहे वे कितने भी कम हों, प्रतिनिधि स्तर के लड़ाके फिर भी मर गए, क्योंकि राक्षसों का सबसे बड़ा फायदा उनकी संख्या थी। जमीन पर सम्राट स्तर के राक्षसों की संख्या पहले से ही मानव प्रतिनिधि लड़ाकों की तुलना में बहुत अधिक थी और समुद्र में तो और भी सम्राट स्तर के राक्षस थे। भले ही लगभग 90 मानव स्टार ट्रैवलर स्तर के लड़ाके थे, सिर्फ 14 जनवरी को ही 903 सम्राट राक्षस समुद्र से बाहर आए, मानवों से 10 गुना अधिक, और यह सिर्फ उनका एक हिस्सा था। मानवों और राक्षसों के बीच विशाल मुकाबले के कारण कई रहस्यमय लड़ाकों के नाम सभी को ज्ञात हो गए। अभिमन्यु सिंह, अलोर, बक्सी, उनमें से हर एक का नाम चमक रहा था और सबसे प्रसिद्ध अभिमन्यु सिंह था। अभिमन्यु सिंह की पहली लड़ाई में उसने 6 सम्राट स्तर के राक्षसों को मार डाला। उसके बाद वह तेजी से HR अलायंस के चारों ओर चला गया। जब अन्य स्टार ट्रैवलर स्तर के लड़ाके बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक सम्राट स्तर के राक्षस से निपटने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। कभी कभी उन्हें पीछे हटना भी पड़ता है, लेकिन अभिमन्यु सिंह अलग था। एक बार जब वह बाहर निकलता है तो केवल एक ही परिणाम होगा, जीत। सुबह से 3 बजे तक अभिमन्यु सिंह के हाथों मरने वाले सम्राट स्तर के राक्षसों की संख्या एक भयानक 87 तक पहुंच गई थी। पवित्र HR अलायंस में अन्य स्टार ट्रैवलर स्तर के लड़ाकों द्वारा मारे गए सभी सम्राट स्तर के राक्षसों की संख्या भी उस संख्या के आधे तक नहीं पहुंची थी। उसका नाम जमीन को हिला गया। समय रहते HR अलायंस और अन्य सभी देशों ने लड़ाइयों का प्रसारण किया, जिससे अनगिनत लोगों ने अभिमन्यु सिंह की प्रशंसा की। और फिर 37 सम्राट स्तर के राक्षसों को मारना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। हालांकि समुद्री राक्षसों के लिए वे बेहद क्रोधित थे। शक्तिशाली राक्षसों में भी बुद्धि होती है। 37 सम्राट स्तर के राक्षसों के नुकसान ने 2 भव्य सम्राट स्तर के समुद्री राक्षसों को जल्दी से क्रोधित कर दिया। ऑक्टोपस, दैत्य सम्राट। यह ऑक्टोपस दैत्य सम्राट फॉग आइलैंड में वापस आए भव्य सम्राट से अलग था। फॉग आइलैंड का भव्य सम्राट केवल मूया क्रिस्टल्स खाने से उस स्तर तक पहुंचा था। जहां तक ऑक्टोपस दैत्य सम्राट और बिजली ड्रैगन सम्राट का सवाल है, ये 2 भव्य सम्राट अथाह समुद्र में बार बार लड़ाई करके बड़े हुए थे। वे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। क्योटो जापान मुख्यालय शहर से लगभग 120 किमी दूर हवा के बीच में 14 जनवरी को लड़ाई अभी भी चल रही थी। एक तरफ ऑक्टोपस दैत्य सम्राट था, जो एक तैरते हुए द्वीप जैसा लग रहा था जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था। शरीर के आकार के मामले में ऑक्टोपस दैत्य सम्राट पृथ्वी पर सबसे बड़े राक्षसों में से एक था, जो फॉग आइलैंड में वापस आए भव्य सम्राट राक्षस से बहुत बड़ा था। सिर्फ उसका विशाल मस्तिष्क एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। उसके 8 तंबू फॉग आइलैंड के भव्य सम्राट के तंबू से बहुत मोटे थे, जबकि उनकी लंबाई लगभग समान लग रही थी। और दूसरी तरफ मानव लड़ाका अभिमन्यु सिंह था। प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह बेहद तेज हैं। सावधान रहो। हर देश लड़ाई का प्रसारण कर रहा था। चूंकि लड़ाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उनके पास यह सावधानी पूर्वक समझाने का समय नहीं था कि क्या हो रहा था। तुम मुझे कम आंकने की हिम्मत करते हो।
तुम यश और राजवीर से डरते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अपने हाथ के एक इशारे से एक गोल्डन आर्क वाली ब्लेड जो कुछ दर्जन मीटर लंबी थी अभिमन्यु सिंह के हाथ में उतरी और फिर रेड ब्लेड में बदल गई। अभिमन्यु सिंह को भी खबर मिली थी। जब गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य पृथ्वी पर तबाही मचा रहा था तो उसने द्रोणा गुरुकुल मुख्यालय पर हमला करने और दो सबसे शक्तिशाली मानव लड़ाकों राजवीर और यश को मारने के लिए क्योटो जापान मुख्यालय शहर का दौरा किया। दो भव्य सम्राट स्तर के राक्षसों ने शायद गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य को बताया कि दो सबसे मुश्किल इंसानों से निपटना राजवीर और यश हैं। हालांकि गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य सफल नहीं हुआ। राजवीर और यश खतरे से बचने के लिए ब्लैक शैडो मुख्यालय के प्रशिक्षण कक्ष में छिपे थे। परिवहन अंतरिक्ष यान खुद ही काफी मजबूत था, इसलिए एक स्टार स्तर एक चरण का गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य उसे नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। और परिवहन जहाज के बाहरी खोल के माध्यम से और भी मजबूत प्रशिक्षण कक्ष को नष्ट करने का तो उल्लेख ही न करें। जहां तक वजन का सवाल है, परिवहन अंतरिक्ष यान 10,000 मीटर से अधिक लंबा था और इसे मापने के लिए एक 100 मिलियन टन की इकाई की आवश्यकता थी। ध्यान रखें कि एक विमान वाहक पोत जो परिवहन अंतरिक्ष यान के लिए एक छोटे धब्बे की तरह है, पहले से ही कुछ दसियों हजार टन भारी है। परिवहन अंतरिक्ष यान बनाने वाली सामग्री सघन थी और जहाज का आकार ही विमान वाहक पोत से 10,000 गुना से अधिक बड़ा था। इसका वजन वहां से निकाला जा सकता है। एक स्टार ट्रैवलर स्तर एक चरण ज्यादा से ज्यादा 1,000 टन भारी वस्तु उठा सकता है। एक स्टार स्तर एक चरण 100 मिलियन टन की इकाई में मापे गए एक परिवहन अंतरिक्ष यान को उठाना असंभव है। वह इसे नष्ट नहीं कर सकता, वह इसे हिला नहीं सकता, और वह इतनी विशाल चीज को निगल भी नहीं सकता। उसे अवशोषित करें, यहां तक कि उसे भी इतनी विशाल परिवहन अंतरिक्ष यान को अवशोषित करने में एक बेहद बेहद लंबा समय लगेगा। गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य पृथ्वी की धातु से बने कुछ सैन्य ठिकानों को निगलने के बाद भर जाता है, इसलिए उसकी भूख का अनुमान लगाया जा सकता है। तो राजवीर और यश खतरे से बच गए हैं। मैं तुमसे जल्दी छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हारा बचाव इतना शक्तिशाली था। तब मुझे लगता है कि हमें और समय लगेगा। अभिमन्यु सिंह की निगाहें ठंडी हो गईं। मर जा। उसके हाथ में ब्लड रेड ब्लेड एक बार फिर लहराया। ब्लड रेड ब्लेड पर घुमावदार ब्लेड के टुकड़े जल्दी से इकट्ठे हो गए और फिर अंत में एक घुमावदार गोल्डन ब्लेड में बदल गए, जो केवल 1 मीटर लंबा और एक सिकाड़ा के पंख जितना पतला था। पहले के कुछ दर्जन मीटर लंबे ब्लेड की तुलना में यह बेहद केंद्रित और घना था। वूश! गोल्डन घुमावदार ब्लेड से एक चमक के साथ, जैसे कि वह एक सेब में प्रवेश कर रहा हो, उसने सीधे ऑक्टोपस दैत्य सम्राट के पहाड़ जैसे मस्तिष्क में काट दिया। एनजी! ऑक्टोपस दैत्य सम्राट ने एक कान भेदी चीख निकाली। ह्यूआ लाला! एक स्याही जैसा जहर तेजी से फैल गया। इस लड़ाई के कारण पृथ्वी पर हर किसी ने अपनी सांस रोक ली। जब अभिमन्यु सिंह पूरी तरह से काले रंग के जहर से ढक गया तो अनगिनत लोग चिंतित थे। ध्यान रखें कि निगलने वाले दैत्य के अलावा समुद्र में सबसे मजबूत राक्षस 2 भव्य सम्राट थे। उनमें से एक ऑक्टोपस दैत्य सम्राट था, जबकि दूसरा बिजली ड्रैगन सम्राट था। बिजली ड्रैगन सम्राट अपनी गति, बिजली और शक्ति से जीतता है। ऑक्टोपस दैत्य लॉर्ड अपने बचाव, पुनर्योजी क्षमताओं, जहर और गला घोंटने की शक्ति से जीतता है। जहर के मामले में ऑक्टोपस दैत्य सम्राट नंबर 1 है। एनजी। ऑक्टोपस दैत्य सम्राट ने अचानक दर्द की चीखें निकाली और उसके 8 मोटे तंबू पागलपन की तरह चारों ओर हिलने लगे। उसका विशाल पहाड़ जैसा मस्तिष्क फूलना और दबना जारी रहा। उसकी 2 आंखें, जो घरों से बड़ी थीं, पागलपन और दर्द से भरी थीं। पैंग! उसके सिर पर 2 से 3 मीटर व्यास का एक घाव फट गया। तुरंत सफेद और लाल तरल सीधे एक फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। ऑक्टोपस दैत्य सम्राट के 8 बड़े तंबू शक्तिहीन होकर गिर गए और उसका विशाल शरीर तेजी से नीचे उतरने लगा। गर्जना! उसका विशाल शरीर, जो एक तैरते हुए द्वीप की तरह था, नीचे जंगल में जा गिरा, जिससे जमीन इस तरह हिल गई जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। कुछ घर जो कुछ दर्जन वर्षों से वहां खड़े थे, वे सदमे की लहर के कारण टूट गए। धूल हर जगह फैल गई।
दो भव्य सम्राटों में से ऑक्टोपस दैत्य सम्राट मर गया और काले जहर में अभिमन्यु सिंह अपने फ्लाइंग सॉकर स्वॉर्ड पर चढ़ा और जमीन पर गिरे ऑक्टोपस दैत्य लॉर्ड के शव को देखने के लिए उससे बाहर उड़ गया। अचानक सभी उम्र, लिंग, त्वचा के रंग और राष्ट्रीयता के लोग बेहद उत्साहित थे। फिर भी अभिमन्यु सिंह शांत था। यह ऑक्टोपस दैत्य सम्राट निश्चित रूप से आत्मघाती था। बबाता ने अपनी कलाई गार्ड की जगह में एक सेब पकड़े हुए तिरस्कार से अपमान किया। वह समुद्र छोड़ने के बाद यश या राजवीर का भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब जब राजवीर और यश छिपे हुए हैं तो वह सोचता है कि वह अजेय है। अभिमन्यु सिंह, तुम वास्तव में यश से भी अधिक मजबूत हो, इसलिए उस छोटे से झींगे की देखभाल करना नाश्ता खाने जैसा है। क्या बेवकूफ है? जैसे ही उसने यह कहा, बबाता ने अपने सेब से जोर से एक टुकड़ा लिया। वर्तमान अभिमन्यु सिंह के लिए ब्लड रेड ब्लेड का उपयोग करना एक स्टार ट्रैवलर स्तर 6 चरण के राक्षस सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त था। एक बार जब वह हाइब्रिड कॉपर एसेंस ब्लेड पीस का उपयोग करता है तो वह दुनिया के सबसे मजबूत लड़ाके राजवीर का भी मुकाबला कर सकता है। पूरा विश्व इस बात पर हंगामा कर रहा था क्योंकि अभिमन्यु सिंह ने राक्षस सम्राट को मार डाला और शिखर पर खड़े स्टार ट्रैवलर स्तर के लड़ाके और भी अधिक हैरान थे। भव्य सम्राट। इतने सालों के बाद भी राजवीर और यश भी समुद्र में उन दो भव्य सम्राटों से निपट नहीं पाए थे। भले ही अभिमन्यु सिंह और भव्य सम्राट की लड़ाई हवा में हुई थी, पानी में नहीं। अभिमन्यु सिंह, राजवीर और यश के अलावा क्या पृथ्वी पर चौथा व्यक्ति है जो भव्य सम्राट के साथ युद्ध कर सकता है? तीसरा अध्यक्ष आइस सम्राट अलोर, चौथा अध्यक्ष बक्सी, उनमें से कोई नहीं कर सकता। केवल अब तक दुनिया भर के लड़ाके समझ गए। अभिमन्यु सिंह एक ऐसा प्रतिभाशाली था जिसकी ताकत स्टार ट्रैवलर स्तर में कदम रखने के तुरंत बाद अलोर और बक्सी के बराबर थी, और 1 साल बाद उसके पास राजवीर और यश के बराबर ताकत है। ताकत के मामले में अभिमन्यु सिंह को तीसरा अध्यक्ष होना चाहिए और शायद दूसरा अध्यक्ष भी, लेकिन अभिमन्यु सिंह ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी और चुपचाप जयपुर शहर में रहा। क्योटो जापान मुख्यालय शहर, द्रोणा गुरुकुल मुख्यालय। परिवहन अंतरिक्ष यान को बाहर से कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन अंदर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। परिवहन अंतरिक्ष यान में एक प्रशिक्षण कक्ष में एक नंगे पैर वाला आदमी काले रंग के कपड़े पहने चुपचाप पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने एक गंजा आदमी सफेद कपड़े पहने था और वह भी नंगे पैर था। एक काला, एक सफेद। ये दोनों ठीक राजवीर और यश थे जो गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य के कारण परिवहन अंतरिक्ष यान के प्रशिक्षण कक्ष में छिपे हुए थे। यह अभिमन्यु सिंह निश्चित रूप से पृथ्वी का प्रतिभाशाली आत्मा पाठक है। उसकी ताकत वास्तव में इतनी तेजी से बढ़ने में सक्षम थी। राजवीर ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें शांत थीं। अब उसकी ताकत के साथ वह पृथ्वी पर निर्विवाद नया कीट आत्मा पाठक है। वह शायद दूसरे भाई से भी ज्यादा दूर नहीं है। यह एक अच्छी बात है। पृथ्वी पर ऐसे प्रतिभाशाली के होने से अगर मैं मर जाता हूं तो मैं शांति से आराम कर पाऊंगा। राजवीर की आंखें समुद्र की तरह शांत थीं। अचानक पूरी प्रशिक्षण कक्ष में थोड़ी सी बिजली धीरे धीरे दिखाई देने लगी, जिससे राजवीर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। सफेद रंग के कपड़े पहने गंजा यश, जो मूल रूप से शांति से पालथी मारकर बैठा था, फिर भी एक शांत अभिव्यक्ति थी। हालांकि उसके शरीर के चारों ओर बिजली धीरे धीरे दिखाई देने लगी। बस कुछ ही क्षणों में पूरी प्रशिक्षण कक्ष बिजली के एक डोमेन में बदल गई, जिसमें बिजली के सांप बह रहे थे। सफेद रंग के कपड़े पहने गंजे आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बिजली शायद ही देखी जा सकती थी क्योंकि उसने एक मुस्कान दी। यह मुस्कान चीन के पौराणिक बुद्ध की मुस्कान जैसी लग रही थी। भाई राजवीर, यश ने धीरे धीरे कहा, प्राचीन भारतीय योग में पौराणिक मनुष्य और पृथ्वी एक के रूप में अवस्था, और चीन की आंतरिक मार्शल आर्ट में मनुष्य और शरीर एक के रूप में की पूर्ण अवस्था। डोमेन की अवस्था में कदम रखने का तरीका उनसे आगे निकलना था। बधाई हो, राजवीर मुस्कुराया। राजवीर खुद चीनी आंतरिक मार्शल आर्ट का एक विशेषज्ञ था, जबकि यश उन दोनों का अभ्यास करता था। पृथ्वी पर कुछ निर्देश पुस्तिकाएं इन प्राचीन मार्शल आर्ट और आज के इंसानों की शक्ति के संयोजन पर आधारित थीं। शायद वे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने दायरे के संदर्भ में राजवीर और यश को प्राचीन सभ्यता से बहुत लाभ हुआ है।
मनुष्य और पृथ्वी एक के रूप में, मनुष्य और शरीर एक के रूप में, मनुष्य और ब्लेड एक के रूप में, पूर्ण ताइची आदि। ये सभी उच्चतम स्तर के वर्णन थे। और फिर उनके ऊपर डोमेन था। भाई राजवीर, मैं और तुम कुछ दर्जन वर्षों से मौत के भाई रहे हैं। यह अकल्पनीय है कि हम इस बार पीछे हटें। यश ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने यश की ओर देखा, जैसे कि उसने ग्रैंड निर्वाण काल के दौरान उन दोनों को जीवन और मृत्यु की सीमा पर लड़ते हुए देखा हो। ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। राजवीर ने थोड़ा सिर हिलाया। चलो एक साथ चलते हैं। यश ने एक मुस्कान दी। भाई राजवीर, यश हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कभी तुम्हारा मैच नहीं था। डोमेन वास्तव में ऐसा है। राजवीर हंसा। डोमेन, यहां तक कि विशाल ब्रह्मांड में इसे पहुंचने के लिए एक उच्च अवस्था माना जाता था। इतना कि एक ब्रह्मांड स्तर का लड़ाका जो एक आकाशगंगा में पैदा होता है, उसके पास अपना डोमेन भी नहीं हो सकता है। दूसरे भाई, राजवीर ने सफेद रंग के कपड़े पहने गंजे युवा की ओर देखा। उस निगलने वाले राक्षस के एक रात के लिए तबाही मचाने के बाद उसे समुद्र के तल पर आराम करना चाहिए। भले ही हम उससे मौत तक लड़ें, हमें उसे पहले समुद्र से बाहर निकालना होगा। इसलिए अभी मैं डोमेन और उसके उपयोग के बारे में जो कुछ भी जानता हूं वह तुम्हारे साथ साझा करूंगा। यश ने सिर हिलाया। डोमेन के दायरे में कदम रखते हुए उसे आखिरकार एहसास हुआ। डोमेन स्तर गहरा और अतुलनीय था। वह केवल कदम रखने के बाद एक नौसिखिया माना जा सकता था। राजवीर कोई ऐसा व्यक्ति था जो दसियों साल से कदम रखा था। वह निश्चित रूप से बहुत अधिक मजबूत था, जबकि राजवीर यश के साथ अपने अनुभव और उपयोग के तरीकों को साझा कर रहा था। मानवता और समुद्री राक्षसों के बीच की लड़ाई एक पूरे नए स्तर पर पहुंच गई थी। HR अलायंस, द्रोणा गुरुकुल पूरब, हवा में कुछ 100 मीटर। गंतव्य पर पहुंचे। एक तश्तरी के आकार का युद्धपोत चौड़ी नदी के ऊपर हवा में था। यह चौड़ी और बड़ी नदी HR अलायंस की प्रसिद्ध चांग जियांग थी। हुआ चांग जियांग के भीतर अनगिनत धुंधले समुद्री जीव थे। बेतरतीब ढंग से एक बम फेंकने से 100 राक्षस मर जाएंगे। अनगिनत समुद्री राक्षस नदी का पागलपन की तरह पालन कर रहे थे और अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ रहे थे। नंबर 12 की दवा फेंको। हां, तश्तरी के आकार के युद्धपोत के तल पर एक छेद दिखाई दिया। लाल रंग के तनाव के साथ एक हरा तरल नदी में बह गया और मिल गया। युद्धपोत ने नदी के किनारे का पालन किया और उड़ गया। दवा लगातार बह रही थी, नदी के नीचे मिल रही थी। कुछ सेकंड बाद हाउल, गा, हिस हिस, विभिन्न प्रकार के हाउल और दहाड़ें सुनाई दी। समुद्री राक्षसों से भरी हुई मूल रूप से धुंधली चांग जियांग उबलने लगी। कुछ राक्षस दर्द से बाहर भी कूद गए, जबकि अन्य पागलपन की तरह सभी दिशाओं में हमला करने लगे। एक छोटा समय बीत गया और चांग जियांग अपनी शांत अवस्था में लौट आया। समुद्री जीवों की संख्या काफी कम लग रही थी। जयपुर शहर, एक विशेष कमांड बेस। HR अलायंस में कुल 6 बेस थे। क्यों इस जगह को बेस सेंटर कहा जाता था? क्योंकि इन 6 बेस में सबसे मजबूत बचाव था। यह मानवता का अंतिम स्टैंड पॉइंट था। इतने सालों के बाद मानवता अपने बचाव को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग कर रही थी। कमांड बेस के भीतर अभिमन्यु सिंह वर्तमान में अभी पीछे हटे हुए कमांडिंग अधिकारी मिस्टर खुराना के साथ था। हरामखोर, मिस्टर खुराना की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। क्या गलत है? अभिमन्यु सिंह ने पूछा। नदी का पालन करने वाले समुद्री जीव अंदरूनी इलाकों में घुस गए हैं। मेरी योजनाओं के अनुसार। मिस्टर खुराना का चेहरा राख जैसा था। जब बड़ी संख्या में समुद्री जीव नदियों में बाढ़ लाएंगे तो हम नदियों को जहर देंगे, जिससे उनमें से बड़ी संख्या में तुरंत मर जाएंगे। एक बड़ी संख्या में उन्हें मारना था। 2 उनके शवों को रास्ते को अवरुद्ध करने देना था। परिणाम हम जो चाहते थे उसके करीब नहीं था। मिस्टर खुराना की भौहें सिकुड़ गईं। नवशोधित जहर नंबर 12 वास्तव में चढ़ाई प्रकार के समुद्री जीवों के लिए बेहतर अनुकूल है और आंतों के प्रकार, कांटेदार त्वचा वाले प्रकारों के खिलाफ। परिणाम, मिस्टर खुराना ने सिर हिलाया। अभिमन्यु सिंह हवा में भारीपन महसूस कर सकता था। भले ही वह एक भव्य सम्राट को मार सकता था, उसने बड़ी तस्वीर पर कितना प्रभाव डाला। वह राक्षस जिसने इंसानों को सबसे अधिक असहाय बना दिया था,
वह गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य था। हम समुद्री जीवों से नहीं डरते, यहां तक कि सम्राट वर्ग के राक्षसों से भी नहीं। मिस्टर खुराना ने गंभीरता से कहा, बेस, हम लगातार अपग्रेड और किलेबंदी कर रहे हैं। समुद्री जीव कितने भी क्रूर क्यों ना हो, हम कभी भी खत्म नहीं होंगे। एकमात्र चीज जो हमें डराती है वह निगलने वाला राक्षस है। कोई नहीं, कोई भी बेस उसे रोक नहीं सका। इन 2 दिनों में मिस्टर खुराना के बाल सभी सफेद हो गए थे। 15 जनवरी सुबह 5 बजे अभिमन्यु सिंह अपने कंप्यूटर के सामने अपने घर में बैठा था। नोटबुक की स्क्रीन और उसकी कई खबरों को देख रहा था। दिन की कई जमीनी लड़ाइयों के कारण राक्षसों को भारी नुकसान हुआ था। खासकर भव्य सम्राट 8 पंजे वाले सम्राट के नुकसान के कारण वे डर गए थे और इतनी तेजी से दौड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसने अभिमन्यु सिंह को सांस लेने का मौका दिया। उसका शरीर आराम कर रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी चिंतित था। कल सुबह गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य आराम करने के लिए समुद्र के तल में चला गया। कौन जानता है कि वह कब फिर से दिखाई देगा। अभिमन्यु सिंह का दिल चिंतित और चिंतित था। बब्बाता लेजर तोप कब तैयार होगी। अभिमन्यु सिंह, चिंता मत करो, जल्द ही, बब्बाता ने कहा। अभिमन्यु सिंह ने गहरी सांस ली, अपनी चिंता को रोकने की पूरी कोशिश की। बाहर देखने के लिए मुड़ते हुए कांच की खिड़की के माध्यम से बाहर आकाश अभी भी अंधेरा था। भोर कब होगी, अभिमन्यु सिंह बड़बड़ाया। वेंग, अभिमन्यु सिंह ने अपनी कलाई की कफ की ओर देखा। उसकी टैक्टिकल कम्युनिकेशन वॉच कंपी, यह उसका प्रमुख राजवीर था। नमस्ते, अभिमन्यु सिंह ने जवाब दिया। अभिमन्यु सिंह, तुरंत वॉरगॉड पैलेस वर्चुअल स्पेस में प्रवेश करो, राजवीर ने कहा। मेरे पास एक महत्वपूर्ण खबर है जिसकी घोषणा करनी है। ठीक है, अभिमन्यु सिंह ने जवाब दिया। अभिमन्यु सिंह, तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ गई है, राजवीर ने उसकी प्रशंसा की। कड़ी मेहनत करते रहो। उसने अपने शब्दों को पूरा करते ही कॉल समाप्त कर दी। वॉर गॉड पैलेस वर्चुअल स्पेस। शू, एक गोल्डन रंग के कपड़े पहने अभिमन्यु सिंह अचानक एक विशाल कमरे के भीतर दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य है कि प्रमुख इतनी उत्सुकता से क्या घोषणा करने वाले हैं। विभिन्न देशों के सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। अभिमन्यु सिंह उत्सुक था। कमरे से निकलते हुए वह तेजी से शीर्ष मंजिल के मीटिंग रूम की ओर बढ़ चला। रास्ते में वह कुछ दोस्तों से मिला। अभिमन्यु सिंह, तुम कैसे हो, एक गोरे आदमी ने चिल्लाया। टेरेंस, अभिमन्यु सिंह इस आदमी के साथ चला। यूरोप की स्थिति कैसी है? यह खराब है। पहले ही 3 बेस हैं जिन्होंने समुद्री जीवों के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। टेरेंस, यूरोपीय आदमी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आधे दिन के भीतर यूरोप के 6 बेस सभी समुद्री जीवों के साथ एक पूरी लड़ाई शुरू कर देंगे। अभिमन्यु सिंह ने सिर हिलाया। पूरी दुनिया की स्थिति खराब थी। सबसे खराब निश्चित रूप से अमेरिकी पक्ष था। आखिरकार वे गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य के क्रोध का सामना करने वाले पहले थे। एशियाई देश अभी भी ठीक थे। हालांकि अभिमन्यु सिंह को मिली खबरों के अनुसार द्रोणा गुरुकुल जैसे स्थानों में कुछ ही घंटों के भीतर समुद्री जीवों के साथ लड़ाई शुरू होने का अनुमान था। मीटिंग रूम के भीतर बहुत से लोग जल्दी से इकट्ठा होने लगे। सभी लोग ध्यान दें, ठीक शीर्ष पर केवल 2 लोग बैठे थे, एक काले कपड़े पहने राजवीर और सफेद कपड़े पहने यश। अभी इस महत्वपूर्ण क्षण में मैंने सभी को यहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया है। राजवीर की निगाहें चाकुओं की तरह तेज थीं। मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य के अचानक प्रकट होने से पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही आई है। उसे मारे बिना पृथ्वी और मानवता का सफाया हो जाएगा। नीचे हर कोई शांत रहा। अभिमन्यु सिंह ने अपने चारों ओर देखा। हर किसी की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। वह निगलने वाला दैत्य ब्रह्मांड से एक स्पेस बीस्ट है। उसकी विकास गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, जबकि हम अभी उससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हम जहाज में छिपने और जीवित रहने में कामयाब रहे, खतरे से बच गए। हालांकि जैसे जैसे वह निगलने वाला राक्षस मजबूत होता जाएगा, एक समय आएगा जब हम भाग भी नहीं पाएंगे। राजवीर का चेहरा दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था।
अभिमन्यु सिंह ने सिर हिलाया। वह भी इस बात से सहमत था। यह गोल्डन हॉर्न वाला दैत्य सबसे कुलीन रक्त रेखा के साथ एक स्पेस बीस्ट था। जब वह पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो वह एक सेक्टर लॉर्ड बन सकता है। इसलिए हमें उसे मारना होगा, मारना ही होगा। राजवीर की पूरी आभा तुरंत उन्मादी और गंभीर होने लगी। उसे मरना ही होगा। यश ने उसके बगल में ठंडेपन से कहा, पहले प्रतिनिधि, हम सभी जानते हैं कि हमें उसे मारना होगा। हालांकि यहां तक कि 1.5 मिलियन टन का हाइड्रोजन बम भी उसे नहीं मार सका। हमारे पास और क्या योजनाएं हैं? सफेद बालों से भरे एक बूढ़े अमेरिकी आदमी ने बेचैनी से कहा। अन्य प्रतिनिधियों ने सिर हिलाया। यहां तक कि सबसे मजबूत लेजर बीम भी उसके शरीर पर एक निशान नहीं छोड़ सका। वह बहुत मजबूत है। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे एक बेटा और बेटी हैं। राजवीर खड़ा हो गया, हर किसी का सर्वेक्षण करते हुए। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं। मैंने अपना सारा ध्यान प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट पर लगाया है। उनकी मुश्किल से परवाह की है। हालांकि वे अभी भी मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को बिना उम्मीद के जीना नहीं चाहता। मेरे द्रोणा गुरुकुल के पास एक विशाल उड़ने वाला जहाज है, एक इतना विशाल जिसे वह निगलने वाला राक्षस इस समय निगल नहीं सकता। मैं बस अपने सभी बच्चों को उसमें डाल सकता हूं और उन्हें वहां छिपाने दे सकता हूं। लेकिन मुझे बहुत स्पष्ट है, एक बार जब वह निगलने वाला राक्षस ब्रह्मांड के स्तर तक परिपक्व हो जाता है तो पृथ्वी पर कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी, एक भी जगह नहीं। राजवीर की आवाज ने अभिमन्यु सिंह सहित कमरे में हर किसी को हिला दिया। यश और मैंने फैसला किया है, बलों को मिलाकर और उससे मौत तक लड़ने के लिए, सभी उस निगलने वाले राक्षस को मारने के लिए। राजवीर की आवाज हर किसी के कानों में गूंज गई। मौत तक, निगलने वाले राक्षस को मारो। यश खड़ा हो गया और बगल में कहा, हैरान। मीटिंग रूम में शुद्ध चुप्पी थी। हर कोई हैरान था। हर कोई निगलने वाले राक्षस की ताकत को जानता था। प्रमुख, ल्यूहे खुद को खड़ा होने से नहीं रोक सका। प्रमुख, अलोर एक गोल्डन मास्क पहने हुए भी खड़ा हो गया। कुल मिलाकर 8 लोग एक साथ खड़े हो गए। फैसला हो गया है, हमें समझाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, राजवीर ने शांति से कहा। हालांकि हर किसी ने उस भारी फैसले के बारे में उसके संकल्प को महसूस किया, जो माउंट ताई जितना भारी था। यह एक ऐसा संकल्प था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, क्या आप दोनों के पास कोई गारंटी है? पहले अध्यक्ष, आत्महत्या इसके लायक नहीं है। अगर मानवता उसे रोक नहीं सकती तो हमें अभी भी बचे हुए लोगों का नेतृत्व करने के लिए आप पर भरोसा करने की जरूरत है। विभिन्न देशों के कई लोग खड़े हो गए। राजवीर ने सिर हिलाया। अगर वह निगलने वाला राक्षस नहीं मरता तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इन शब्दों के कारण बहुत से लोग रो पड़े। निराशा, बहुत निराशा। अभिमन्यु सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजवीर ने जो कहा वह सच था। अगर बबाता नहीं होता, जो मशीनरी को बनाए रखने, इकट्ठा करने और संचालित करने का तरीका जानता था, यहां तक कि एक ब्लैक शैडो जहाज के साथ भी इसे उपयोग करने के लिए पर्याप्त मरम्मत करने का कोई रास्ता नहीं था। बबाता, अभिमन्यु सिंह के विचारों ने चिल्लाया। कोई बात है? बबाता ने जवाब दिया। क्या लेजर तोप तैयार है? अभिमन्यु सिंह ने पूछा। मुझे अभी भी 1 और घंटे की जरूरत है, बब्बाता ने कहा। क्या यह गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य को एक शॉट से मार सकता है? अभिमन्यु सिंह ने पूछा। शांत हो जाओ। यह ब्लैक शैडो का सबसे बड़ा हथियार है। यह निश्चित रूप से गोल्डन हॉर्न वाले दैत्य को एक शॉट से मार सकता है, उसकी आत्मा को नष्ट कर सकता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बबाता बेहद आत्मविश्वास से भरा था। बहुत अच्छा। अभिमन्यु सिंह ने अपनी आंखें खोली। विभिन्न देशों के कुलीनों को दर्द में संघर्ष करते हुए राजवीर और यश के साथ जो खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे को देखते हुए। सभी लोग ध्यान दें। मीटिंग रूम में एक तेज आवाज गूंज गई। राजवीर और यश सहित हर कोई शांत हो गया। हर किसी ने ऊपर देखा। पृथ्वी के कुलीन लोगों की निगाह में अभिमन्यु सिंह ने गंभीरता से कहा, मेरे पास निगलने वाले राक्षस को मारने का एक गारंटीकृत तरीका है।